हेलो दोस्तों, जर्नी टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में वैदिक एज, वैदिक युग के बारे में, जिसे हिस्ट्री ऑफ आर्यंस भी कहा जाता है, यानी आर्यंस का इतिहास भी हम इसमें पढ़ेंगे। और सारी चीज़ें हम लोग मैप से कनेक्ट करेंगे, नक्शे से कनेक्ट करके देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आर्यंस की हिस्ट्री क्या है, आर्यों का इतिहास क्या है। तो इसके पहले हमने एक वीडियो बना रखा है वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है अंत होता है तब ये लोग आर्यंस आते हैं वहाँ पे, क्योंकि फ्लड ज़्यादा हो जाता है तो उन लोगों का खत्मा हो जाता है, तो आर्यन सिविलाइजेशन आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे इनके ओरिजिन के बारे में, इनके उत्पत्ति के बारे में। कई सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जिनकी अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ हैं, राय हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्स मुलर ने क्या कहा है इसके बारे में। मैक्स मुलर कहते हैं, ये जो है उनका जो सिद्धांत, उनको क्या कहा जाता है, केंद्रीय एशियाई सिद्धांत, यानी सेंट्रल एशियन थ्योरी कहा जाता है। यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो आर्यंस थे वो क्या थे, सेमी नोमैडिक थे, यानी आधे खाना बदोश थे, और क्या थे, पैस्टोरल पीपुल थे। पैस्टोरल का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं देहाती लोग, स्वदेशी लोग थे। और कहाँ से वो आए थे, अराउंड द कैप्सियन सी इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का जो कैप्सियन सी है वहाँ से वो आए हुए थे, वहाँ से ओरिजिनेशन, उनकी उत्पत्ति हुई थी। हम अभी सारी चीज़ें मैप में देखेंगे कि कैस्पियन सी कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, अभी सबको कनेक्ट करेंगे हम लोग। लेकिन पहले एक बार और देख लेते हैं कि मैक्स मुलर ने कहा कि जो हमारा केंद्रीय एशियाई, मतलब हमारा जो केंद्रीय एशिया है वहाँ पे जो कैस्पियन सी है वहाँ से ये आर्यंस आए। और ये आर्यंस जो है आधे खाना बदोश थे, यानी सेमी नोमैडिक थे, और पैस्टोरल थे, यानी देहाती टाइप के लोग थे। और दे एंटर्ड, हम मतलब इनके बाद में सोचा क्या जाता है कि जो ये संभवतः ये जो है आए कहाँ से होंगे, तो ये खाइबर पास के द्वारा आए होंगे। ये खाइबर पास है कहाँ, तो हिंदू कुश माउंटेन के रीजन में पड़ता है, और 1500 BC पहले लगभग आए होंगे, 1500 BC के आसपास ये लोग आए होंगे, ये माना जाता है संभवतः। तो आगे बढ़ते हैं। एक होली बुक है ईरान की, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जेंड अवस्था, ये होली बुक कहाँ की है, तो आप लोग टिक करके आओगे ईरान की होली बुक है। तो इसमें ये क्या, इसमें क्या इंडिकेट किया गया है कि जो आर्यंस आए थे इंडिया में वो कहाँ से आए थे, ईरान से। कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे आर्यंस। अब इन सारी चीज़ों को हम मैप में कनेक्ट करते हैं। जो आपका एक थ्योरी हमने पढ़ा, क्या थ्योरी था वो, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर थ्योरी में क्या था कि जो हमारे आर्यंस थे, मतलब जो आर्यंस थे वो क्या थे, कैस्पियन सी से उनका ओरिजिनेशन हुआ। अच्छा, उसके बाद जो होली बुक है ईरान की, क्या है, जेंड अवस्था, वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो आर्यंस थे वो इंडिया में ईरान से आए। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार कनेक्ट करते हैं। और एक क्या मोस्ट प्रोबेबली माना क्या जाता है, माना जाता है कि वो लोग खाइबर पास से आए होंगे, खाइबर पास से आए होंगे। अच्छा ठीक है, खाइबर पास से आए हैं। अब हम एक बार इन लोगों को फिर से देखते हैं। अब ये देखिए, ये आपका कैस्पियन सी, ये आपका ईरान। अब हम बात करेंगे खाइबर पास, ये आपका इधर वाला इंडिया है, इंडिया से हम खाइबर पास की तरफ बढ़ते हैं, ये है खाइबर पास। और जो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ से ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला रीजन जो है आपका, ये आपका, एक मिनट रुकिए मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। जो आपका ये वाला रीजन है, ये आपका हिंदू कुश माउंटेन है, और यहीं पे खाइबर पास आपका रहता है। ये जो है ये आपका हिंदू कुश माउंटेन है, और ये खाइबर पास है। अब सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई। क्या, जो मैक्स मुलर थ्योरी था उन्होंने क्या कहा कि जो ओरिजिन्स हुआ आर्यंस का, वो उत्पत्ति कहाँ से, कैस्पियन सी से। जो बुक थी ईरान की, एक कौन सी बुक थी, जेंड अवस्था, उसने कहा कि आर्यंस कहाँ से आए, इंडिया में, ईरान से आए। ये भी कनेक्ट हो गया क्योंकि कैस्पियन से आए होंगे ईरान में। और एक जो मोस्ट प्रॉब्लली माना जाता है कि इंडिया में कैसे आए, वो कैसे आए, खाइबर पास के थ्रू आए। तो खाइबर पास कैसे आए होंगे, खाइबर पास जो कि हिंदू कुश माउंटेन के पास है, ये खाइबर पास है। और ये एरिया जो हमारा है, ये हमारा एरिया, ये पूरा इंडिया का एरिया है। ठीक है, इंडिया का एरिया है। तो अब इससे कनेक्शन हो गया ना, कहाँ से कैसे आए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे अर्ली वैदिक और ऋज वैदिक पीरियड के बारे में। मतलब इनकी सबसे पहले हम बात करेंगे ऋज वैदिक पीरियड के बारे में, इनके क्षेत्र के बारे में कैसे क्या हुआ।
तो शुरुआत में जो आर्यंस थे आए भाई, आए तो कहीं ना कहीं उनको बसना पड़ेगा, तो बसे कहाँ वो, तो ईस्टर्न अफगानिस्तान में यानी पूर्वी अफगानिस्तान में, ठीक है। और कहाँ बसे वो लोग, पूर्वी अफगानिस्तान के बाद आपका जो है मॉडर्न पाकिस्तान में बसे वो, और कहाँ बसे, पंजाब में, और कहाँ बचे, जो यूपी का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कुछ लोग बसे। कहाँ कहाँ बसे, तो पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और पश्चिमी यूपी में बसे। अच्छा, इस पूरे रीजन को जहाँ ये लोग पहले सेटल्ड हुए, पहली बार में जहाँ ये लोग सेटल्ड हुए, इस पूरे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों की भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं, 7 नदियों की भूमि, या क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सप्त सिंधवा। क्या बोलते हैं, सप्त सिंधवा। अच्छा, 7 नदियों की भूमि क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे 7 नदी पाई जाती हैं। अच्छा, वो 7 नदी कौन कौन सी हैं, तो वो 7 नदी आपकी हिंदस और उसकी वो 5 ट्रिब्यूटरीज और एक सरस्वती नदी। तो हम इन सारी चीज़ों को एक बार मैप में देख लेते हैं। ये जो आपकी नदी है सिंधु, जो ये वाली, ये जो सिंधु लिखा हुआ है, ये आपका इंदस रिवर है और इसके 5 ट्रिब्यूटरीज, एक आपका हो गया झेलम, एक आपका हो गया चेनब, एक आपका हो गया रावी, एक हो गया आपका बीस, और एक हो गया आपका ये बीज और सतलज यहाँ से हैं आपके। तो ये बीज, सतलज 1 2, रावी 3, चेनब 4 और झेलम 5 और सिंधु, मतलब सिंधु और 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज, कुल मिला के 6। अच्छा, उसके बाद एक और क्या दिया है, सरस्वती। तो ये जो घग्गर रिवर है इसको बोलते हैं घग्गर हकड़ा रिवर। इसी का जो है अब नया नाम सरस्वती है। इसी का नया नाम हम लोग बाद में पढ़ेंगे कौन कौन से रिवर्स का पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है, ऋग्वैदिक एज में क्या उसका नाम था और मॉडर्न एज में उसका नेम क्या है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आगे। लेकिन एक बार इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये इंदस रिवर, इसके 5 ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनब, रावी, बीज और सतलेज और घग्गर, इन 5 नदियों को, मतलब इनको जहाँ पे ये लोग पहले सेटल्ड हुए, इनको लैंड, इसी को लैंड ऑफ 7 रिवर, 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। एक बार इसको बड़े मैप में देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपका इंडिया का एरिया दिख रहा है, ये वाला। उसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका देखिए, ये इंदस रिवर यहाँ से जाता है और ये पूरा आपका इंदस रिवर है। और ये यहाँ से देखिए एक ट्रिब्यूटरी सबसे पहले झेलम का, फिर ये चेनब का, फिर आपका ये रावी का और सतलज, और सतलज से ही फिर ये आगे से देखिए सतलज गया, यहाँ से ही बीज रिवर निकला हुआ है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, हमने सबको कनेक्ट किया। उसके बाद अब ये जो घगड़ा हक्कर रिवर, ये देखिए यहाँ पे हक्कर लिखा है ना, घगड़ा हक्कर, इसी को हम लोग अब सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनके हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्था क्या थी उस समय की, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये संरचना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, राजनीतिक संस्था क्या थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उस समय क्या था, मोनार्कियल फॉर्म था। अब ये मोनार्कियल फॉर्म क्या होता है, तो मोनार्कियल फॉर्म राजतंत्र होता है। अब ये राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र का मतलब राजा के द्वारा शासन किया जाना। इस समय क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो राजा के द्वारा शासन किया जाता था, यानी राजतंत्र ये होता था। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता था किसका, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, राजनीतिक संरचना की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको कुल बोलते थे हम लोग, या क्लैन या फैमिली, यानी कुल या परिवार उसको बोलते थे। और जिसके जो मुखिया होते थे, जिसके जो हेड होते थे, उनको कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुलप। जिनके जो मुखिया होते थे क्या कहा जाता था, कुलप। और गांव के मुखिया को, अच्छा ठीक है, ये तो परिवार के बारे में हमने बात करी। अब गांव के बारे में बात करेंगे, तो गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामड़ी। क्या कहा जाता था, ग्रामड़ी। अच्छा, अब फिर कई गांवों के समूह को, कई गांवों के समूह बिस, कई गांवों के समूह को क्या बोलते थे, बिस। और बिस के प्रधान को क्या बोलते थे, बिसपति बोलते थे। क्या बोलते थे, बिसपति। कई गांवों के समूह को बिस बोलते थे और बिस के क्या बोलते हैं, प्रधान को, हेड को बिसपति बोलते थे। अच्छा, उसके बाद अनेक विसों के समूह को, यानी अब जो आपके बिस के प्रधान हो गए, यानी जो गांव के समूह के प्रधान हो गए, उनको हम लोग विस्पति बोले। अब विसों के समूह को हम लोग क्या बोलते थे, जन बोलते थे, जन बोलते थे। और उस जन के मुखिया को जनपति या राजा कहा जाता था। पूरी बातें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, राजनीतिक संरचना थी, उसकी सबसे जो स्मॉल यूनिट थी, सबसे छोटी इकाई थी, उसे हम लोग क्लैन, कुल या फैमिली या परिवार बोलते थे। और उसका जो हेड होता था उसको हम लोग कुलप बोलते थे। और फिर
ये तो फैमिली की बातें हो गई। अब फैमिली से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गांव की बात करेंगे, गांव मोहल्ले की बात। गांव में एक मुखिया होता था जिसे हम लोग ग्रामीणी बोलते थे। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कई गांवों के समूह को हम लोग लेंगे। तो कई गांवों के समूह का मतलब इस टाइम अगर हम बोले कई गांव के समूह, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक तरीके से समझ लेते हैं, तो उस समय उसको बिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिस। और बिस का जो प्रधान होता था, बिस का प्रधान, उसको बिसपति कहा जाता था। अच्छा, तथा अनेक विषयों के समूह, यानी इस तरीके से कई गांव मतलब कई डिस्ट्रिक्ट एक तरीके से समझ लिए, कई डिस्ट्रिक्ट का समूह हो गया। तब उसको हम लोग अब इस समय क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। उस समय क्या बोलते थे? जन बोलते थे, जन। और फिर जन का मुखिया क्या होता था? जनपति या राजा, मतलब इस समय चीफ मिनिस्टर बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि राजा क्या करता था। तो राजा युद्ध में अग्रणी था, मतलब कि वो लीडर होता था बैटल्स का। और क्या करता था? जो ट्राइब थी, वहाँ की जनजाति थी, उनका संरक्षण करता था। उसका ऑफिस जो है, मतलब वो राजा को अपॉइंट कैसे किया जाता था? तो वो हेरिडिटरी नहीं था कि मतलब आप बने फिर आपका बेटा बनेगा फिर आपका पोता बनेगा, इस तरीके से नहीं था। वहाँ हमेशा सिलेक्शन किया जाता था, मतलब वो क्लैन से किसी न किसी फैमिली से आते थे और वहाँ पे सिलेक्शन होता था। अब वहाँ के हम लोग सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे, सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन वहाँ का कैसा था? तो सामाजिक जीवन वहाँ का सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्यन जब भारत में आए तो हुआ क्या। तो वहाँ से जो जनजातीय वर्गीकरण था वो हो चुका था, मतलब जो डिवीजन था क्लास का वो हो चुका था। डिवीजन मतलब कि किस तरीके से कास्ट के बेसिस पे या जो भी बेसिस पे हुआ रहा वो हो चुका था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जो ट्राइबियल था, धीरे धीरे जो सोसाइटी थी, वहाँ पे क्या हुआ? 3 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से? वॉरियर्स, योद्धा, प्रीस्ट, पुजारी एंड कॉमनर्स, और आम आदमी के रूप में उसको डिवाइड कर दिया गया। फिर क्या हुआ? अब धीरे धीरे करके जो चौथा ग्रुप लाया गया वो दास था, या हम उसको बोलते थे शूद्र। क्या बोलते थे? दास या शूद्र। अच्छा, अब सोशल लियोन में ये भी तो आता है कि किस चीज़ के शौकीन थे, किस चीज़ के नहीं थे, क्या करते थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आर्यंस जो थे वो किसके शौकीन थे? सोमा के, सुरा के, फूड और ड्रेसेस के, खाना खाने के और ड्रेसेस पहनने के शौकीन थे। अच्छा, और क्या चीज़ें उन्हें पसंद थी? तो उन्हें क्या थी? म्यूजिक पसंद थी, और जो है वो बांसुरी को बजाया करते थे, वीणा को बजाया करते थे। ये सारी चीज़ें उनके द्वारा की जाती थी। अच्छा, और क्या चीज़ें रेफरेंसेस हमें मिलती हैं कि उनको जो है सिंगिंग, डांसिंग भी पसंद था, और जो नृत्यकी होती हैं, नृत्य उनको देखना वो भी पसंद था। अच्छा, पीपल को जो है गैम्बलिंग भी अच्छे लगते थे। गैम्बलिंग कहने का सेंस इन द जुआ खेलना। अच्छा, और अब हम क्या बात करें? अच्छा, दे एंजॉयड चैरियट रेसिंग। उनको जो रथ था, रथ का रेस होता है, वो उनको देखने में बहुत मजा आता था, बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। जो आदमी और औरत थे, दोनों लोग उस समय गहने पहन सकते थे पूरी तरीके से। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने कहा था ना कि अभी रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो ऋग्वेद में पाए जाते थे। तो मॉडर्न नेम और ऋग्वेदिक नेम मैंने मेंशन किए हैं। सारी चीज़ों के बारे में एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे इंदस रिवर की। मैंने अभी बताया इंदस रिवर, इसको सिंधु नदी ऋग्वेदिक नेम्स में, झेलम रिवर, ये वितास्ता, चेनब, अस्सिकनी, राबी, पुरुषनी, वीज, बिपाशा, सतलज, शुतुर्दी, गोमती नदी है ये, तो इसको गुमाल, कुर्रम, कुरुमू और घग्गर को क्या बोला जाता था? दृशदवाती। क्या बोला जाता था? दृशदवाती। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इनके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानते हैं, यानी इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इनको इकोनॉमी क्या थी? इनको इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी थी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो इसके बारे में मैंने एक जनरल इकोनॉमिक्स की वीडियो पहले ही बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, अच्छे से समझ आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं इसमें। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है और सोशलिस्ट, ये सारी चीज़ें आप उसमें जाकर के देख लीजिएगा। हम क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता था? जो पशु होते थे वो एक प्रकार की करेंसी होती थी और उनके पर हेड डिसाइड होता था कि उनकी वैल्यू इतनी है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता था उस समय, उस पुराने जमाने में क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, वस्तुओं का आल बदल होता था। अच्छा, तो उस समय भी क्या था? बार्टर सिस्टम में क्या होता था? जो स्टैंडर्ड यूनिट था वो काऊ थी, गाय थी। अच्छा, तो हम उस समय की बात करें सेम टाइम की, जो कॉइन्स थे वो होते थे, कौन से कॉइन्स होते थे? सोने के कॉइन्स होते थे। भैया सोने के कॉइन्स नहीं बोले जाएंगे, सोने के मोहरे बोले जाएंगे, जैसे निष्कक, कृष्णल और सतमाना। कृष्णल, निष्कक और सतमाना, ये सारी कॉइन्स सोने के कॉइन्स सुनहरे होते थे। अच्छा, वहाँ के जो ब्रोंज के स्मिथ होते थे, यानी जो कांस्य की वस्तुएं बनाने वाले होते थे, वो हाईली स्किल्ड होते थे, मतलब उनको बहुत इस तरीके से बना सकते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो कांस्य की वस्तुएं थी वो सारी फेल्ड हो जाती थी, मतलब काफ़ी स्किल्ड थे इस टाइम के लोग।
कांच की वस्तुएं बनाने में। और जो वहाँ के जो कलाकार थे और सारे कलाकार होते थे, कौन कौन से होते थे? कारपेंटर्स, बढ़ई, वीवर्स, बुनाई करने वाला, और कॉबलर्स, मोची, और पॉटर्स, और बर्तन बनाने वाले, ये सारे लोग होते थे। अब हम वहाँ के धर्म के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे धार्मिक जो है क्या हुआ था, रिलीजन्स कैसा था वहाँ का, इस तरीके के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देवता माने जाते थे वो थे इंद्र देवता। कौन था? इंद्र देवता। अच्छा, उनको माना क्या जाता था? उनको वॉर लॉर्ड माना जाता था, यानी भगवान का सेनापति माना जाता था। अच्छा सॉरी, सेनापति माना जाता था, कह सकते थे इसे, भगवान का सेनापति नहीं कह सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और उन्हें स्टॉर्म और थंडर का मतलब कह सकते हैं बारिश का देवता भी माना जाता था। और जो सेकंड पोजीशन था उस समय वो अग्नि देवता था। किसका था? अग्नि देवता था। और थर्ड पोजीशन कौन था? वरुण देवता जी का था। और सोमा को क्या माना जाता था? गॉड ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की देवी सोमा को माना जाता था। कुछ फीमेल देवियों को भी पूजा जाता था, उनके नाम अदिति और उषा। और वो क्या रिप्रेजेंट करती थी? अपीयरेंस ऑफ ए डॉन, कि भोर का जो है अपीयरेंस कैसे हो रहा, भोर कैसे आ रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में अदिति और उषा को पूजा जाता था। और ये लोग आइडियल वर्शिप में यानी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ये वैसे बस खुले आसमान की तरफ देख करके पूजा कर लेते थे, मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं था। अच्छा, अदर्स हम कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अदर्स में रख लिया है। गौयुति वॉज अ मीजर ऑफ डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस है अभी क्या होता है, किलोमीटर, मीटर, इस तरीके की कई सारी यूनिट्स होती है, उसमें मेजर किया जाता है। लेकिन उस समय क्या था, जो हमारा यूनिट्स मेजर करने का हुआ करता था यूनिट, वो क्या था? गौयुति था। क्या था? गौयुति। अच्छा, और जो टाइम मेजर करने का था वो क्या था? गौधुली था। और इस समय क्या है, बहुत सारे हैं, सेकेंड है, मिनट्स हैं, आवर्स हैं, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मतलब जितनी यूनिट्स आप बना सकते हो, डराइव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो उस समय क्या था, गौधुली से हम लोग केवल टाइम के मेजर को जानते थे। अच्छा, फिजिशियंस जो थे उस समय के, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको भिसाकस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भिसाकस। क्या बोलता जाता था? भिसाकस। और जो स्टेपल क्रॉप हुआ करता था उस समय का, यवा था, उसको हम लोग, जिसका मतलब होता बार्ले मतलब जौ, एक तरीके से यवा से आप लोगों को ही समझ में आ रहा हो, जवा यानी जौ एक तरीके से। तो उस समय का जो महत्वपूर्ण फसल था, क्रॉप था, वो था यवा, जौ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।